तो संसद के विशेष सत्र में नई संसद से मोदी सरकार ने महिलाओं को जो सौगात दी है उसकी देश भर में तारीफ हो रही है। यहां तक कि विपक्षी दल भी खुलकर इस बिल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बात आधी आबादी की है, यानी कि 24 के चुनावी पिच पर इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 में बीजेपी को महिला वोट 29% मिला था, जबकि 2019 में बीजेपी को 36% महिला वोट मिले थे। बीजेपी की महिला सांसदों की बात करें तो 2014 में यह आंकड़ा था 5.52 और 2019 में महिला सांसदों की संख्या 7.55% थी। वहीं कांग्रेस में महिला सांसदों की बात करें तो 2014 में 0.74% रहा और 2019 में आंकड़ा 1.10% पर पहुंचा। लेकिन जब बिल पास हो जाएगा तो कुल 543 सांसदों में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 27 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट में जो आरक्षण का बिल लाने वाले हैं उसकी खुशियां आपको देखते ही बनती है। जिस बिल पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में थी, जिस बिल को 24 का मुद्दा बनाया गया, उस महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्योंकि ये सिर्फ बिल नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं को सौगात है जो अब तक संसद की राह तकते थे। अब उन्हें भी मौका मिलेगा नई संसद से नई शुरुआत करने की, सियासत में हाथ आजमाने की और देश के विकास में योगदान देने की। अब महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। दरअसल आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा में अब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। दरअसल नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का ऐलान किया और कहा कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है। अगर नई मंजिलों को पाना है तो ये आवश्यक है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को बल देना होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। बनाने के लिए 27 सालों से जिस बिल को लटका कर रखा गया उसे नई संसद में पेश किया गया। अब महिलाओं को भी विधायिका में अपना हिस्सा मिलने वाला है। अब उनके लिए भी 33% सीट आरक्षित होने वाली है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें भी है, बिल अपलोड कर दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी,
दरअसल करीब 27 सालों से महिला आरक्षण विधेयक लंबित रहा। समाजवादी पार्टी, जदयू और आरजेडी ने बार बार इसका विरोध किया और इसी वजह से 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक को भारी मतों से पारित होने के बावजूद लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन के साथियों की वजह से महिला आरक्षण बिल अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और तमाम विरोधी दल भी इसके समर्थन में आ गए। जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। यानी 2024 की राह में टीम मोदी की ये पहली जीत है और इस जीत पर नहीं चाहकर भी विरोधी को जश्न मनाना पड़ रहा है, क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात महिला सशक्तिकरण की है, बात उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है जो हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिला आरक्षण बिल का भले ही विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा हो, लेकिन क्रेडिट की होड़ जरूर मची हुई है। साथ ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर सदन में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वर्तमान में 78 महिलाएं हैं, लोकसभा सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 के 15% से भी कम है। तो वहीं 246 राज्यसभा सीटों में महिलाओं की संख्या केवल 25 है, जो कि केवल 14% है। और राज्यों की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं 10% से भी कम हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विधायिका की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। बावजूद इसके बयानबाजी का दौर जारी। मैं समझती हूँ कि बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन से इतर कांग्रेस नया प्रयोग करने की तैयारी में है और इस प्रयोग में साथ बीएसपी का मांगा जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर चुनाव के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग नए साथी की तलाश में है और माना जा रहा है कि बीएसपी से दोस्ती के बाद ही खत्म हो पाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिश कर रही है। मायावती और प्रियंका गांधी में अंदर खाने बातचीत की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विकल्प बीएसपी होने वाली है? क्या कांग्रेस को लगता है कि बीएसपी से सीट बंटवारे में आसानी होगी? और साथ ही एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी से बागेश्वर का बदला लेना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी, या फिर चुनावी राज्यों में दोनों पार्टी के बीच अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हो सकता है?
ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब तलाशा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 के सियासी महाभारत में मुकाबला एनडीए बनाम इंडी गठबंधन का है। एक तरफ 38 दलों की दमदार टीम है तो दूसरी तरफ 26 साथियों का साथ। लेकिन इस बीच मुलाकात और हाथी से हाथ मिलाने की भी कोशिश हो रही है और पटकथा बीएसपी कांग्रेस के बीच लिखी जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मायावती और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है और साथ आने पर बात हुई। माना जा रहा है कि बीएसपी के साथ कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। बीजेपी से मुकाबले के लिए मायावती का साथ जरूरी है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस विकल्प ढूंढ रही है। बागेश्वर में हार के बाद कांग्रेस और सपा में तालमेल नहीं बैठ रहा और इस बात का अंदेशा तब लगा जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। देखिए, हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया। संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे बीएसपी के साथ बात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस तरह के और बयान भी आ सकते हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे नहीं रहे। उस चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की बात कर रहे थे, लेकिन 145 सीट देने के वादे के बावजूद कांग्रेस को 105 सीटें दी गई और चुनाव होते होते कांग्रेस के हिस्से में महज 95 सीटें ही आई थी। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को बड़ा भाई मान रही है और सीट बंटवारे में अभी से नाप तोल कर रही है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीएसपी में अंदर खाने खिचड़ी पकने लगी है, जो अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी किसी तरह के गठबंधन पे काम कर रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा था कि दोनों ही दलों की ओर से कई प्रतिनिधि एक दूसरे से मिल चुके हैं और अब ऐसी खबर आई है कि स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस तरह के प्रयास कर रही हैं और बसपा की ओर से भी कुछ शीर्ष नेता इन बातचीत से जुड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो समाजवादी पार्टी को होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ चलने का दावा करती चली आ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कांग्रेस और बीएसपी 2024 के रण में नया प्रयोग करने जा रही है, जिससे दोनों दलों को फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग की स्थिति नहीं रहेगी, जैसी स्थिति कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत में सबसे आसान है विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए धर्म, मजहब, संप्रदाय का अपमान क्या शिष्ट सियासत में शोभा देता है? अगर नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के मायने क्या है? क्या समाजवादी पार्टी ने उन्हें मौन समर्थन दे रखा है? अगर नहीं तो अपने इस नेता पर अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसी मांग उठ रही है कि बीजेपी की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब क्या बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर और नीच। उन्होंने कहा कि हम जिसे हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन विरोध का सर्टिफिकेट मिल गया है? क्या हिंदुओं की आस्था पर चोट करना स्वामी मौर्य की संकीर्ण मानसिकता की उपज है, या फिर स्वामी मौर्य इंडी गठबंधन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इशारा पार्टी अध्यक्ष की तरफ से मिल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर समाजवादी नेता स्वामी मौर्य ने हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की। तो हिंदू धर्म कैसे? हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो
ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? स्वामी मौर्य जब भी बोलते हैं समाज में जहर घोलते हैं और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बोलेंगे तो सनातन पर, बोलेंगे तो हिंदुओं की आस्था पर, बाकी विकास और तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हम तो सनातनी हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब दो मुहिम बातें कर रहे हैं, या तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल के बाहर करें, या उन बातों को जो स्वामी प्रसाद कह रहे हैं उनको अपना समर्थन दे दें। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हरदोई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच। हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। हिंदू राष्ट्र की मांग भी संविधान विरोधी है और ऐसा करने वाले देशद्रोही है। स्वामी मौर्य के इसी बयान पर अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है और साफ कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरह बयान देते रहे तो जल्द ही समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। मैं सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां कहीं भी मिले इसको जूता मारिए, और एक जूता जो मारे, एक जूता पर 1 लाख रुपया इनाम। खान जैसे हिंदू तो इसलिए नहीं उर्दू है और नहीं फारसी है, ये शुद्ध संस्कृत है। जो बोलता है यह है पापियों का, दोषियों का, अपराधियों का हिंदू शब्द अर्थ होता है, वो झूठ बोलता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार से ऐसा ही बोलता रहेगा तो उसका पतन निश्चित है और साथ ही साथ उसके साथ ही सपा का भी पतन हो जाएगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद संतों की नाराजगी से भी खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रामचरितमानस विवाद में वो साधु संतों को भी राक्षस और आतंकवादी बता चुके हैं। फर्क स्वामी मौर्य के बयान से अखिलेश यादव को भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब जब स्वामी मौर्य हिंदू और सनातन के खिलाफ संकीर्ण बयानबाजी करते हैं, वैसे ही एक तरफ से सपाइयों की जुबान पर चुप्पी छा जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खां के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कई दिनों तक छापेमारी चली। आजम के करीबी और रिश्तेदारों के घरों पर अल जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े बंदर बाट की छानबीन भी हुई। और इसी बीच एक नाम काफी चर्चा का विषय बना रहा, वो है एकता कौशिक। तो कौन है एकता कौशिक? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल एकता कौशिक के परिवार के ताल्लुकात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से रहे हैं। एकता कौशिक आजम खां के छोटे बेटे की दोस्त है और अदीब खान की एकता से कॉलेज में दोस्ती हुई और उसके बाद एकता कौशिक जौहर ट्रस्ट से जुड़ गई और आजम खान की पत्नी के बेहद करीब आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि एकता जौहर ट्रस्ट के लीगल सपोर्ट को भी देखती है। दावा किया जा रहा है कि आजम खां एकता के नाम लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी भी खरीदा करते थे और आईटी की छापेमारी में इससे जुड़े कई सबूत भी सामने आए और इन सबूतों की जांच की जा रही है। दिखाते हैं 60 घंटे की छापेमारी, 30 ठिकाने। इसी में से एक ठिकाना था एकता कौशिक का। बीते दिनों गाजियाबाद में हुई आईटी की रेड में ये नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। गाजियाबाद के राजनगर की रहने वाली एकता कौशिक इन दिनों काफी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार से उनके करीबी रिश्ते होने की बात कही जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को आजम खान और उनके अल जौहर ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जो छापेमारी की, उसमें एकता भी है। खास बात यह है कि बाकी जगहों पर छापेमारी जहां खत्म हो गई, लेकिन आजम खान और एकता के आवास पर आईटी की रेड काफी देर बाद खत्म हुई। यहाँ सवाल यह है कि एकता अचानक से आईटी की रडार पर क्यों आ गई? इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, इसलिए वह जांच के घेरे में है। जांच एजेंसियां ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की जांच कर रही है। एकता कौशिक जौहर ट्रस्ट की सदस्य नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आजम खान ने
एकता को ट्रस्ट की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। एकता विश्वविद्यालय के कामकाज के साथ ट्रस्ट का हिसाब किताब भी देखा करती थी और ट्रस्ट को मिली रकम में हेरा फेरी की जांच की आंच एकता तक पहुंच गई। अब सवाल है कि एकता कौशिक कौन है जिनका आजम खान से इतना करीबी रिश्ता है। बताया जा रहा है कि एकता ने आजम खान के बेटे अदीब के साथ पढ़ाई की है और अदीब की पत्नी के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती है। बीमार होने के बाद आजम खान जब मेदांता अस्पताल में भर्ती थे तो एकता अस्पताल में उनकी तीमारदारी करती रहीं। इसके अलावा आजम की जेल से रिहाई में भी उनका काफी प्रयास रहा है। एकता को आजम खान की मुंहबोली बेटी भी कहा जाता है, जिसे आजम खान भी खुद स्वीकार करते हैं। क्या गुनाह है वो मेरी औलाद हो गई। क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग? जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर पड़ना थी, आर्टिफिशियल रॉड्स चली, 2 स्टील प्लेट्स पड़ी और उसके अंदर सीमेंट डाला गया, तो क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जो सेवा उसने की थी वो मेरी 4 बेटियां होती तो वो भी नहीं करती। आप वहाँ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करें। खबर ये भी है कि बीते 1 महीने में एकता ने जगुआर, मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। IT की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर एकता ने इतनी महंगी गाड़ियां कहां से खरीदी। कहा जा रहा है कि एकता ने कम समय में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली। यही नहीं, बीते कुछ दिनों में एकता का कई बार लखनऊ दौरा भी संदेह के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एक बार फिर से आजम खान को निशाने पर लिया है और कहा कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग के विस्तार से जांच होनी चाहिए। किस तरीके से आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा है वो आपको दिखाते हैं। तो ये देर से हुआ क्योंकि हम लगातार इस बात की शिकायत करते चले जा रहे थे कि आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल गलत दिखाया हुआ है। आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो डोनेशन दिए गए थे वो पूरी तरीके से गलत तरीके से दिए गए थे। आजम खान की यूनिवर्सिटी का पूरी तरीके से वैल्यूएशन होना चाहिए और किस ने आजम खान की यूनिवर्सिटी को गलत तरीके से पैसा दिया है इसकी जांच होनी चाहिए। यार रुक गए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।